हाय एवरीवन, आई एम रचन, यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर्स मार्च 2023 को डिस्कस करने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर पूरा डिस्कशन रहेगा। पहली है रैंकिंग और इंडिसेस, यानी सूचकांक और जितनी भी हमारी रैंकिंग्स इशू होती हैं नेशनल इंटरनेशनल दोनों पर्सपेक्टिव से। इंटरनेशनल न्यूज़, ये थर्ड कैटेगरी रहेगी आज। इंटरनेशनल न्यूज़ यानी कि विदेश की जो भी खबरें हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कोई अपॉइंटमेंट्स हुए हो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स के, या फिर कोई समझौता हुआ हो, अग्रीमेंट हुआ हो, कोई समिट हुआ हो, या फिर कोई नई नीति लेकर के आए गए हो, या कुछ भी ऐसा हो ग्लोबल लेवल पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी, वो सब हम देखेंगे। और एक और कैटेगरी इंपॉर्टेंट जो कि स्पोर्ट्स है, और वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन वेरियस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये 5 वीडियोस की सीरीज में से 5th वीडियो है। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 4 नहीं देखे तो क्या आप ये समझ पाएंगे? बिल्कुल समझ पाएंगे, बिकॉज स्टार्टिंग के जो 4 वीडियोस हैं जो मंथली करंट अफेयर में हम 5 पार्ट्स लेके आते हैं, उनमें से स्टार्टिंग के 4 वो सब अलग अलग एरिया से रिलेटेड हैं। जैसे हम बुक्स एंड ऑथर्स करते हैं, स्टेट न्यूज़ करते हैं, नेशनल न्यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो उन सब के लिए आप बाद में, इस वीडियो के बाद में नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हो, लिंक दिए हुए हैं वहाँ पे, जिनमें से जाकर के आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर 2023 की अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और अच्छा, अभी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम है कल ही, और अगर अभी तक करंट अफेयर पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, रिसेंटली स्टार्ट की थी तैयारी, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो एक क्विक रेजोल्यूशन के लिए, लास्ट मिनट प्रिपरेशन या रिविजन के लिए ये एक ई बुक आपके बहुत काम की हो सकती है। इसको आप parchamclasses.in से फर्स्ट क्वार्टर की ई बुक आप ले सकते हो। इसमें 300 करंट अफेयर से रिलेटेड MCQs आपको मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उनका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसके सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन एनुअल है जो आपको परचम ऐप से मिल जाएगा, जिसमें आपको चारों क्वार्टर की, ये क्वार्टरली बुकलेट है, चारों क्वार्टर की बुक्स एक ही सब्सक्रिप्शन में वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएंगी जब वो रिलीज़ होंगी। ठीक है, तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले किक स्टार्ट क्वेश्चन, यानी कि जिससे आप एकदम पढ़ाई मोड में आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई कीजिए। कल का एग्जाम दे रहे हैं तो आंसर आ जाना चाहिए, नहीं आता तो बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड मत होइएगा, बिकॉज आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो में इसका आंसर मिल जाने वाला है आपको। पहला क्वेश्चन है, साइक्लोन फ्रेडी हिट द ईस्ट कोस्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट रिसेंटली। अच्छा, आप इसका आंसर करो, उससे पहले मैं बता दूं, ये जो पूरा मंथली करंट अफेयर है इसका PDF, आप में से कई बच्चे पूछेंगे, तो इसका PDF कहाँ मिल जाएगा? parchamclasses.in वेबसाइट है, ध्यान रखेंगे, और वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हो। 5 पार्ट का एक सिंगल कंसोलिडेटेड PDF है, इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हो। PDF बैंक वगैरह वो सब ऐप पे मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन सारे ऐप पे, इंडिविजुअल PDF सारे वेबसाइट पे। चलो आ जाओ वापस। सो साइक्लोन फ्रेडी हिट द ईस्ट कोस्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट रिसेंटली, यानी हाल ही में कौन से महाद्वीप के पूर्वी तट पे साइक्लोन फ्रेडी ने हिट किया था, यानी अपनी दस्तक दी थी, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोहराम भी मचाया था। तो ये आप बताइए, अगर आपको आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, हु बिकम्स ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल, यानी कौन ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। और हिंट दे देती हूँ, ये इंडिया से हैं। ठीक है, आते हैं दोनों के आंसर्स तो लिखिए, नहीं आते तो पढ़िए, क्योंकि इसीलिए हम वीडियो देख भी रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहली कैटेगरी ऑफ न्यूज़ के साथ, जो कि है रैंकिंग और इंडिसेस। ओके, सो रैंकिंग इंडिसेस में सबसे पहली खबर देखते हैं। इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। सिप्री का डेटा है, सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा कोई देश अगर इंपोर्ट करता है क्या चीज़? आर्म्स एंड अम्यूनिशन, यानी हथियार, तो वो कौन सा देश है? इंडिया है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। अब ये सिप्री क्या है? सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये मिलिट्री से रिलेटेड ही अपनी सारी डेटा यूजली निकालता है। सो अब ये देखिएगा कि 11% ड्रॉप आया है हमारे इंपोर्ट में, अगर हम कंपेयर करें 13-17 और 18-22 तक के डेटा को अगर हम देखें, तो हालांकि इंपोर्ट में गिरावट आई है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, लेकिन फिर भी हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बने हुए हैं। एंड 5 ईयर से लगातार हम लोग इस पोजीशन पे, यानी टॉप पे हैं, और सेकंड नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा 45% ऑफ इंडियाज़ इंपोर्ट्स कहाँ से आते हैं? रशिया से आते हैं। ठीक है, और अब आपको समझ में आता है, जब इंटरनेशनल रिलेशंस हम पढ़ते हैं ना, तो हमेशा थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश किया करो। अगर आप पर्टिकुलरली
आंसर राइटिंग वाले एग्जामिनेशंस दे रहे हो, कि क्यों हम किसी देश का सपोर्ट या विरोध कर रहे होते हैं जब किसी ना किसी ग्लोबल चर्चा में होते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ ट्रेड रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है, हमारी ट्रेड बहुत इंपैक्ट करती होगी उस देश के साथ, तो हम उनको सपोर्टिव रिलेशनशिप्स में आप उनको इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे। सो रशिया अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट्स, और उसके बाद हम जो हथियार लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, फ्रांस से और यूएस से। लेकिन रशिया का जो शेयर है वो भी गिरा है ओवर द ईयर, 64 से हम 45% पे आ गए हैं। अगर हम बात करें कि कौन से देश जो हैं उनके लिए इंडिया सबसे बड़ा आर्म्स मार्केट है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा आर्म्स आ रहे हैं रशिया से, लेकिन कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा इंडिया को ही सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में अगर आप देखोगे अगेन रशिया नंबर 1 पे है, फ्रांस और इसराइल है। यानी रशिया अगर किसी को भी आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसमें सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, फ्रांस के लिए इंडिया है, इसराइल के लिए इंडिया है, इस तरह से, राइट। चलिए, इंडिया 8th इन वर्स्ट एयर क्वालिटी, हम पढ़ रहे हैं IQ एयर की रिपोर्ट, जो कि एक स्विस एयर टेक्नोलॉजी क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, और ये इसने इस रिपोर्ट ने बताया कि अगर हम वर्ल्ड की 131 कंट्रीज़ के से कंपेयर करें जिनके बारे में स्टडी को किया गया, तो उन 131 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक रहा 8th। वर्स्ट एयर क्वालिटी हमारे यहाँ पे देखी गई, यानी सबसे ज़्यादा वर्स्ट क्वालिटी किसी देश की है और हम 8वें नंबर पे हैं। समझ में आ गई बात, ये तो रहा पॉइंट 1। फिर लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन सब कॉन्टिनेंट एंड इन द वर्ल्ड। लाहौर, अगर हम सिटीज़ की बात करें, इंडिया हम कंट्री लेवल पे देख रहे थे तो हम 8th रैंक पे थे, अगर हम सिटीज़ की बात करें मोस्ट पोल्यूटेड कौन सी है, पाकिस्तान की लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी देखी गई। अब ये वापस आ जाओ एक बार, इंडिया का जो एनुअल एवरेज पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो लेवल है, यानी इतने छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर, उसकी सेफ लिमिट से 10 टाइम्स ज़्यादा ये पार्टिकुलेट मैटर हवा के अंदर देखे गए इन इंडिया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है, चैड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन एंड बांग्लादेश, ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्रीज़ हैं और इंडिया आया है 8th नंबर पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके। अब ये जो 131 कंट्रीज़ थी जिनकी स्टडी की गई, उनमें से 90% कंट्रीज़ सेफ लिमिट के अंदर आई ही नहीं, जिनका कि सेफ लिमिट WHO ने डिसाइड कर रखा था कि हवा में इतना ही पोल्यूटेड मैटर होना चाहिए, पार्टिकुलेट मैटर होना चाहिए। सिर्फ 6 कंट्रीज़ हैं जो कि इस सेफ लिमिट के अंदर देखी गई, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड शामिल हैं। गॉट इट जी। यहाँ तक आगे चलते हैं। तो इंडिया एज अ कंट्री तो हमने देख लिया 8th रैंक है। अब इंडिया में कौन सी सिटीज़ हैं जो मोस्ट पोल्यूटेड रही हैं, तो राजस्थान की भिवाड़ी, तो भिवाड़ी से भीड़ भाड़ देख सकते हो, तो पोल्यूशन बहुत होगा, सिर्फ याद कराने के लिए बता रही हूँ भीड़ भाड़, ओके, इसका पॉपुलेशन से लेना देना नहीं है। सो राजस्थान की भिवाड़ी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी पाई गई, और लाहौर इंडिया के अंदर, ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पे लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड रही, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद होतान एट्सेट्रा, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर हम कैपिटल सिटीज़ की बात करें तो न्यू दिल्ली रही 2nd नंबर पे। 1st नंबर पे कौन सी कैपिटल सिटी रही, तो इंजमीना, चैड की जो है वो टॉप मोस्ट रही है। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। देन अगर हम बात करें रीजन की, तो सेंट्रल और साउथ एशियन रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट एयर वाला देखा गया इस रिपोर्ट के हिसाब से। तो जितने भी क्रक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए यहाँ पे। ये रहा इनका पूरा टेबल, तो चैड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, और उसके बाद ये रहा इंडिया का रैंक 8th नंबर पर। कमिंग ओवर टू अनदर इंडेक्स विच इज़ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट, खुशी, कहाँ के लोग कितने खुश हैं। अब ये पैरामीटर्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं, पहले यहाँ आ जाओ। 6 डिफरेंट पैरामीटर्स या फैक्टर्स के बेसिस पे उनकी लाइफस्टाइल किस तरह से लोग जी रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट GDP पर कैपिटा कितनी है, सोशल सपोर्ट कितना है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, फ्रीडम, जेनरोसिटी और लो करप्शन। तो ये सारे बेसिस पे हैप्पीनेस रिपोर्ट दर्ज की गई। सिर्फ इतना नहीं कि आप कितने खुश हो, इसमें आपका पर कैपिटा इनकम भी आएगा, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल भी आएगी, फ्रीडम एट्सेट्रा, बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 6th ईयर लगातार फिनलैंड दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल देश दर्ज किया गया। इंडिया का रैंक रहा 126 आउट ऑफ 137, तो अभी भी थोड़ा हम पीछे ही हैं। 12 बजी हुई 6 हमारी खुशियों की, ऐसे कर सकते हैं, 12 बजी हुई 6 साहब हमारी खुशियों की। गुजराती में बोलते हैं ना 12 बज गई 6, नहीं बोलते होंगे, मुझे आती नहीं है गुजराती, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू रिमेंबर समथिंग। सो 12 बज गई 6 से 12 6, दैट इज़ 126 आप याद रख सकते हैं, ये हमारा रैंक है। और लास्ट ईयर इंडिया की पोजीशन जो थी वो 136 थी, तो इम्प्रूवमेंट आया है। इंडिया लेकिन अभी भी श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल से काफ़ी पीछे है। सबसे बॉटम पे अभी भी अफगानिस्तान ही बना हुआ है। ठीक है, चलें आगे।
India ranks 108th on VDEM Electoral Democracy Index 2023। VDEM जो कि वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एक एब्रीविएशन है और ये इंस्टीट्यूट है स्वीडन यूनिवर्सिटी का। इसने शो किया है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है हमारे कंट्री की, वो ओवर द टाइम डिटीरियोरेट होती जा रही है, यानी कम होती जा रही है, हम कम डेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारा रैंक रहा 108th, ठीक है। और ये जो VDEM का इंडेक्स है, काफ़ी सारे इंडेक्सेस ये निकालता है अलग अलग लेवल के ऊपर। तो एक रहा डेमोक्रेसी इंडेक्स और एक रहा लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, कि आपके जो इलेक्शन प्रोसेसेस हैं उनसे रिलेटेड। एक लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स कि आपके यहाँ पे फ्रीडम और लिबर्टी कितनी दी जाती है एज अ डेमोक्रेसी। तो उन दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की। ये दिखाता है कि इलेक्शन प्रोसेस कितना क्लीन है, फ्रॉड्यूलेंट तो नहीं है, धोखाधड़ी धोखेबाजी तो नहीं हो रही है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। और उसमें हमारा रैंक नीचे गया है। पिछले साल हम 100th रैंक पे थे, अब हम 108 रैंक पे आए हैं, ठीक है। 108 कैसे याद रखोगे आप? ऐसे कर सकते हो कि भाई 18 पे ही तो इलेक्टोरल प्रोसेस का हम हिस्सा बनते हैं ना, 18 साल की उम्र पे, बीच में 0 लगा दो, 108वां हमारा रैंक आया है। फिर हम बात करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की। तो ये बताता है कि भाई हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी राइट्स कैसी है, तानाशाही तो नहीं चलती है, लिबरल है या नहीं है। तो इसमें हमारा रैंक 97 आया है, 97 अकॉर्डिंग टू VDEM इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ओके, आगे चलते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल लेवल पे कौन से देश में कहाँ कितना टेररिज्म हो रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंडिया का रैंक रहा 13th। हम 13th लेवल पे आए हैं, यानी काफ़ी टेररिज्म चल रहा है अभी भी। काफ़ी देशों से पीछे भी हैं और फिर भी हायर रैंक ही माना जाएगा। टॉप किया है अफगानिस्तान ने, ठीक है। तो इंडिया का रैंक रहा 13। इम्प्रूवमेंट आया है ओवर द टाइम हमारे रैंक के अंदर, लेकिन अभी भी 13th रैंक है। 10th एडिशन रहा ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट का, जो IEP इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज करता है। अफगानिस्तान 4th कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार चौथे साल हाईएस्ट रैंक पे बना रहा। पाकिस्तान का रैंक 6th रहा, पाकिस्तान का रैंक 6th रहा, हम रहे 13th रैंक पे। ओके, इस्लामिक स्टेट जो IS है ना और उसके जो अफिलिएट्स हैं उनको डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप माना गया है इस रिपोर्ट के हिसाब से। और वैसे अगर देखा जाए कि टेररिज्म से कितने लोगों की मौत हुई है, तो उसके अंदर 9% की गिरावट दर्ज हुई है 2015 से लेकर के, पर्टिकुलरली साउथ एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो अफगानिस्तान, बर्किना फासो, सोमालिया, माली, सीरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिज्म देखा गया है। इंडिया की रैंक क्या रही? 13। तो आप कैसे याद रखोगे? हमारे यहाँ टेररिज्म इतना बड़ा हमें मुद्दा नहीं लगता, तेरा मेरा वाला मुद्दा ज़्यादा लगता है। ये तेरा रिलीजन, ये मेरा रिलीजन, ये तेरी कास्ट, ये मेरी कास्ट, है ना, ये तेरी सोसाइटी, ये मेरी सोसाइटी, ये तेरे रीति रिवाज, ये मेरे रीति रिवाज। तो हमारे यहाँ पे तेरा मेरा का ज़्यादा टेरर है, टेररिज्म का इतना टेरर फिर भी नहीं लगता। ओके, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। चलिए, रिलायंस जियो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन वर्ल्ड, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट से। सो ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के हिसाब से रिलायंस जियो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड है। हम ब्रांड इमेज की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में ग्लोबल लेवल पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है स्विसकॉम, और सेकंड नंबर पे आता है रिलायंस जियो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड ग्लोबली। लेकिन अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करें, ठीक है, आपकी ब्रांड कितनी वर्थ की है, कितनी वैल्यू की है, तो उसमें फिर इंडियन ब्रांड्स की अगर हम फर्म्स की बात करें तो सबसे टॉप पे एयरटेल आ जाएगा और रिलायंस जियो सेकंड नंबर पे। लेकिन अगर हम सिर्फ टेलीकॉम ब्रांड्स की ग्लोबली बात करें तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो रिलायंस आ जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एयरटेल टॉप पे आ रहा है। ब्रांड फाइनेंस के हिसाब से ये रैंकिंग सामने आई है और अप टू 5th प्लेस लास्ट ईयर ये थी और अब हम सेकंड पोजीशन पे आ गए। वर्ल्ड बैंक विमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट रिलीज हुई है। क्या नाम है रिपोर्ट का? वर्ल्ड बैंक की विमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट। इसके अंदर स्कोरिंग आती है, बेसिकली रैंकिंग इतनी नहीं आती है। सो 9th एडिशन ये रहा और इसको वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, इन्होंने सभी इंडिकेटर्स में टॉप किया है। सो बिजनेस, विमेन इन बिजनेस लॉ एट्सेट्रा जो भी पैरामीटर्स रखे गए हैं, इनके अंदर कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम, ये सारे पैरामीटर्स पे टॉप पे रहे हैं। अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन देशों की तो टॉप पे रहा UAE, ओके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने टॉप किया है पैरामीटर्स में। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 100 में से 74.4 का स्कोर हमने लिया है, क्लोज
टू डिस्टिंक्शन. सो दिस इज़ द स्कोर ऑफ इंडिया. इंडिकेटर्स क्या थे इसके अंदर रैंकिंग या फिर स्कोरिंग के? मोबिलिटी, वर्क प्लेस पे, मैरिज. सो विमेन बिजनेस में या लॉ में या उनसे रिलेटेड क्या लॉ है, या विमेन की एज एज अ सोसाइटी, एज इन योर सोसाइटी क्या कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं. सो रिलेटेड टू हर मोबिलिटी, कितना मूव कर सकती है, वर्क प्लेस कैसी, पे, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, असेट, पेंशन, ये सब विमेन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे हैं. इंडिया का रैंक, इंडिया की जो स्कोरिंग है 100 में से 74.4 रही है. गॉट इट. चलें आगे. Delhi airport is judged best airport in South Asia as per Skytrax. Skytrax की ये रैंकिंग सामने आई है और साउथ एशिया में लगातार 5वीं बार जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, वो बेस्ट एयरपोर्ट कौन से रीजन में? साउथ एशिया रीजन के अंदर जज हुआ है. वर्ल्ड लेवल पे नहीं है, साउथ एशिया के अंदर है. वर्ल्ड लेवल पे कौन सा हुआ है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट. ओके. और इससे पहले जो था वो दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पे था, लेकिन इस बार चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर इसने टॉप किया है. सेकंड पे हमाद एयरपोर्ट है और थर्ड पे जापान का हानेडा एयरपोर्ट है थर्ड नंबर पे. ठीक है. तो स्काईट्रैक्स एक यूएस बेस्ड कंसल्टेंसी है, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स देती है कस्टमर्स या कंज्यूमर सर्वेज के बेसिस पे. और 5th ईयर इन अ रो बेस्ट एयरपोर्ट साउथ एशियन रीजन का रहा IGI एयरपोर्ट. व्हाट एल्स? दैट इज इट. ग्लोबल लेवल पे ये 36 पोजीशन पे आई थिंक है. लास्ट ईयर 37 पे था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. यस. क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट. अब हम आते हैं इंटरनल रिपोर्ट्स के ऊपर, राइट. सो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA और एम्बर ने मिलकर के निकाली है. ये बेसिकली बताते हैं कि कौन से स्टेट्स हैं जिनका एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी के अंदर ट्रांजिशन बहुत अच्छा और स्मूथ हो रहा है, फास्ट हो रहा है, यानी कि वो रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, और उसके हिसाब से रैंकिंग आई है स्टेट्स की. सो इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन ये रिपोर्ट का नाम रहा. इसमें 16 स्टेट्स को एनालाइज किया गया जो कि 90% ऑफ पावर रिक्वायरमेंट्स इंडिया की यहीं से पूरी हो रही हैं, और उनमें कर्नाटका एंड गुजरात इमर्ज किए हैं एज 4 रनर्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर. यानी कर्नाटका सबसे पहले, थोड़ा सा पीछे गुजरात है, और ये बहुत जल्दी एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर आ रहे हैं नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ. ओके. और अगर हम वर्स्ट यानी मोस्ट लैगिंग बिहाइंड, वर्स्ट तो नहीं बोलेंगे, जो सबसे पीछे चल रहे हैं ट्रांजिशन में, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड यूपी चल रहे हैं. अब इसको समझने के लिए आप इस पूरे चार्ट पे भी नज़र डाल सकते हो. इसके अंदर 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे रैंकिंग दी गई है. डीकार्बनाइजेशन, ओके, कार्बन फुटप्रिंट कितना कम कर रहे हो, परफॉर्मेंस ऑफ पावर सेक्टर, रेडीनेस ऑफ पावर इकोसिस्टम एंड पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट आपके कितने हैं. तो जिन जिन में ये डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है ना, मतलब आप उतना ज़्यादा ट्रांजिशन दिखा रहे हो. तो कर्नाटका 4 पैरामीटर्स में टॉप कर रहा है, देन गुजरात 3 पैरामीटर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर आप यहाँ देखोगे, सो बंगाल में अगर आप देखोगे ये दोनों खाली हैं और ये बिल्कुल लाइट कलर है. बिहार की सिचुएशन ऐसी है, यूपी की सिचुएशन ऐसी है. सो दिस इज हाउ द रैंकिंग हैज़ बीन गिवन. नेक्स्ट, उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग एंड तेहरी टॉप लैंडस्लाइड इंडेक्स एज पर इसरो रिपोर्ट. इसरो के हिसाब से जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और तेहरी हैं वो लैंडस्लाइड में सबसे ऊपर है, यानी वहाँ वो सबसे ज़्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड होने के, भूस्खलन जिसे हम कहते हैं. तो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग तेहरी भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर है इसरो की रिपोर्ट के हिसाब से. लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट इसरो के हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC जो है उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर 147 डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोन बताया गया जहां भूस्खलन या लैंडस्लाइड हो सकता है. उस पर टॉप पे कौन से 2 हैं? उत्तराखंड के ही रुद्रप्रयाग फर्स्ट पे है और टेहरी सेकंड नंबर पे है. आगे चलते हैं. बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2022 रिलीज हो गया है. सो एनिमल हस्बेंड्री, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री का स्टैटिस्टिक्स आ गया है. तो अब ये किसने रिलीज़ किया? हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के, पुरुषोत्तम रूपाला जी, इन्होंने किया है. और इसके हिसाब से अलग अलग, जैसे दूध उत्पादन जो होता है, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, वूल हो गया, देन एग प्रोडक्शन हो गया, इन सब का स्टैटिस्टिक दिया गया है. कौन सा स्टेट आगे है, कौन सा सेकंड थर्ड पे है, एक्सेट्रा. टोटल मिल्क प्रोडक्शन जो कंट्री का है जो 2021-22 में रहा वो 221.06 मिलियन टन्स रहा. नंबर 1 चीज़, मिल्क प्रोडक्शन में रजिस्टर हुआ है ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ 5.29% की, यानी प्रोडक्शन मिल्क का बढ़ गया है ओवर द टाइम. टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर, मिल्क के अंदर अगर हम बात करें, सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन से स्टेट का दर्ज हुआ है? राजस्थान का हुआ है. यूपी मत लिखिएगा, यूपी
वैसे रहता है, लेकिन इस बार राजस्थान टॉप पे रहा है 15.05%। ठीक है, एग्स की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश आंधी में अंडे फूट गए, है ना, एग आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश हैज़ टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ एग प्रोडक्शन। मीट की हम बात करें तो महाराष्ट्र है, मीट महाराष्ट्र, एंड वूल में भी राजस्थान है। सो मिल्क एंड वूल राजस्थान हैज़ टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। मिसिंग, अब ये अभी तक जो था वो डेटा वगैरह था, रिपोर्ट्स थी, रैंकिंग्स थी। नाउ ये एक आरटीआई यानी राइट्स टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक सामने आया है डेटा, वो हम शेयर कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं समझाऊंगी ये न्यूज़ मैंने क्यों डाली है। सीधा जो न्यूज़ की हेडलाइन है दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, लेकिन इसका जो स्टैटिक डेटा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिसिंग एंटिक्विटीज़ इन इंडिया, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से जो भी पुरातत्व के जो हमारे एंटीक आइटम्स हैं वो कितने गुमे हैं आज तक। ओके, तो उससे रिलेटेड आरटीआई के हिसाब से न्यूज़ आई सामने कि ओनली 486 एंटिक्विटीज़ हैं जिनको कि मिसिंग रिपोर्ट किया गया है, अगर इंडिपेंडेंस से लेके आज तक की बात करें। और ये जो एंटिक्विटीज़ थी, ये 3696 मॉन्यूमेंट्स जो प्रोटेक्टेड है ना ASI के अंदर में, उनमें से इंडिपेंडेंस से आज तक ओनली 486 एंटीक आइटम ही गुम हुए हैं या रिपोर्ट किए गए हैं, गुमशुदा बोल दीजिए, राइट। अब ये तो हुई मेन न्यूज़ ना, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, नोबडी विल बी आस्किंग यू कितने एंटिक्विटीज़ गायब हैं, नो। लेकिन क्या होता है, एंटिक्विटी की डेफिनेशन क्या है, कौन सी एक्ट्स या लॉज के तहत गवर्न किए जाते हैं जो हमारे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, या क्या प्रोटेक्शन चल रहा है, कौन से कानून के हिसाब से चल रहा है, वो सब थोड़ा जानना ज़रूरी है, देख लेते हैं। एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972 जो कि 1976 में लागू हुआ था, वो एंटिक्विटी को डिफाइन करता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आर्ट का जो कम से कम 100 सालों पुराना है, ओके, उसको आप एंटिक्विटी की डेफिनेशन में डालोगे, कोई एक आर्टिकल या ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वो कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है, रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंट है, तो वो कम से कम 75 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, कम से कम 75 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट है तो 100 साल पुराना, मैन्यूस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट वगैरह है तो 75 ईयर्स पुराना है, तो उसको एंटिक्विटी की डेफिनेशन में डाला जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रोटेक्शन के इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, राइट। तो सबसे पहले तो आइटम 67 यूनियन लिस्ट का, आइटम 12 स्टेट लिस्ट का एंड आइटम 40 कॉन्करेंट लिस्ट का, राइट। इनके तहत कंट्री के हेरिटेज को डील किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इनके अंदर डिफाइन कर देता है कि किस किस तरह से आपको हैंडलिंग करनी है। अब इंडिपेंडेंस के पहले ही एंटिक्विटीज़ एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट लागू कर दिया गया था कि भाई ये जो भी चीज़ें एंटीक हैं वो एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, तो ये वो बात आ जाती है। उसके अलावा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है जो कि 1958 में आया था कि हमें हमारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन या मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्टैटिक पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने टॉपिक को डिस्कस किया, न्यूज़ को डिस्कस किया। फिर हम आ जाते हैं लिटरेसी रेट इन इंडिया। कुछ रिपोर्ट सामने आती हैं जिसके तहत लिटरेसी रेट को डिस्कस किया गया है और इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की रही इंडिया में? केरला की रही, ओके, फॉलोड बाय कितनी रही? 94% लिटरेसी है उस स्टेट के अंदर। उसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम 91.85, 91.33% रिस्पेक्टिवली, ओके। सो केरला, लक्षद्वीप एंड मिजोरम। मैप पे उंगलियां चला लोगे, हाथ चला लोगे, दिमाग चला लोगे, याद रहेगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात माने तो बिहार की लोएस्ट लिटरेसी रेट है, कितनी है? 61.8%, ओके। और उसके बाद अरुणाचल और राजस्थान, इनकी भी बहुत ज़्यादा खास नहीं है। अरुणाचल की 65.3% है, राजस्थान की 66.1% है। लिटरेसी रेट रूरल इंडिया में 67.77% दर्ज की गई है और अर्बन इंडिया में 84.11% दर्ज की गई है। फीमेल्स की लिटरेसी रेट की बात करें तो 77% है जो कि बढ़ गई है, और मेल्स की अगर हम बात करें तो 84.7% है। ठीक है, तो आपको एक कंपैरिजन स्ट्राइक करने को मिल जाएगा। मोटे मोटे फिगर याद कर लीजिए, पॉइंट पॉइंट वाले एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। सो इसके साथ में हमारी पहली कैटेगरी हो जाती है समाप्त। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी की तरफ, विच इज़ स्पोर्ट्स न्यूज़। अब स्पोर्ट्स में भी ना हमने कैटेगराइज कर रखा है, जैसे हम शुरुआत करेंगे क्रिकेट से। सो क्रिकेट की बात करेंगे, फुटबॉल की बात करेंगे, फार्मूला की बात करेंगे, हॉकी की बात करेंगे, इस तरह से कैटेगरी वाइज चलेंगे। जितना ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ोगे उतनी चीज़ें बेटर याद रहेंगी, बेटर समझ में भी आएंगी, बेटर याद भी होंगी, रिवीजन भी क्विक होगा, रिकॉल भी फटाफट हो जाएगा, रिटेन भी बहुत लंबे समय तक रहेगा दिमाग में। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइज करने के, इसलिए रूम ऑर्गेनाइज रखो, टेबल ऑर्गेनाइज रखो, दिमाग ऑर्गेनाइज रखो, पढ़ाई ऑर्गेनाइज रखो। ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। आ जाओ,
मुंबई इंडियंस लिफ्ट इनॉग्यूरल विमेन प्रीमियर लीग ट्रॉफी। किसने जीती पहली WPL ट्रॉफी? मुंबई इंडियंस ने जीती है। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को हराया। सीधी सीधी बात है। तो पहला विमेन प्रीमियर लीग था, मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। कहाँ हुआ भाई फिनाले? ब्राबोन स्टेडियम, नवी मुंबई के अंदर हुआ। अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो पर्पल कैप विनर, पर्पल कैप किसको दी जाती है बताओगे या मैं बता दूं? मैं बता देती हूँ, कल एग्जाम है ना, ज़्यादा मेहनत मत करो। सो मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स जिसने लिए होते हैं उसको पर्पल कैप मिलती है, और वो किसको मिली? हेले मैथ्यूज़ को, मुंबई इंडियंस से। ऑरेंज कैप विनर कौन होते हैं? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स बनाते हैं। सो वो मैगलैनिन को, जो कि दिल्ली कैपिटल्स से खेली, इनको मिली है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं, अब ये क्या है? ICC T20। सो विमेंस T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी ICC की किसने जीती है? किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। ऑस्ट्रेलिया बीट साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया ने हराया साउथ अफ्रीका को टू लिफ्ट ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। और कहाँ हुआ भाई? न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, केप टाउन, साउथ अफ्रीका के अंदर फिनाले खेला गया। और 6th टाइम ऑस्ट्रेलियन टीम ने इस ट्रॉफी को जीता है। इंडिया का क्या पोजीशन रहा? इंडिया सेमीफिनाले मैच में ही ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, राइट। अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर हैं, इनको ICC प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला, एंड बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। अब अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते होंगे मैचेस में, इन प्लेयर्स को जानते होंगे, याद रहना बहुत सिंपल हो जाएगा। नहीं जानते होंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा क्रिकेट में मेरी तरह बहुत ज़्यादा, तो फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए, Which Indian cricketer statue installed inside the iconic Wankhede Stadium where he played his last game for India? So इस क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है आपको, है ना। सवाल है कि प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम के अंदर किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा स्थापित की गई जहां उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेला था। वैसे तो आपको फोटो दे दी गई है, सचिन तेंदुलकर। सो इनकी मूर्ति अनावृत की जाएगी, इनका स्टैचू अनवील किया जाएगा वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। इनके बर्थडे के दिन एक्सपेक्टेड है किया जाना 24 अप्रैल को, व्हेन ही टर्न 50। और ऑलरेडी इनके नाम पे वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड जो है वो ऑलरेडी नेम किया जा चुका है। सचिन तेंदुलकर को एवरीबडी नोज, पर उनके अवार्ड्स एक बार देख लीजिए। अर्जुना अवार्ड 94 में मिला, खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 97 में मिला, पद्मश्री, भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न, अकेले स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जिनको कि भारत रत्न मिला है 2014 के अंदर इनको मिला। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। मेरी तरह खेल रहा हूँ, आई एम नॉट कॉपिंग एनीबॉडी, प्लेइंग इट माई वे। देन कमिंग ओवर टू ईरानी कप और ईरानी चाय, असलम भाई। सो ईरानी कप है, ये देखिए, एक्साइटमेंट देख लीजिए। थोड़ा ना पिक्चर्स से क्या होता है, मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए पिक्चर्स डाल देते हैं। सो ईरानी कप जो है 22-23 का, जिसको मास्टर कार्ड ईरानी ट्रॉफी कहा गया, बिकॉज स्पॉन्सर था मास्टर कार्ड, ये 59th एडिशन था। रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का नाम है, हर बार बताती हूँ, भारत, पूरा भारत ऐसा नहीं है, रेस्ट ऑफ इंडिया इज द टीम्स नेम। उसने हराया मध्य प्रदेश को ईरानी ट्रॉफी या ईरानी कप जीतने के लिए। क्वेश्चन आ सकता है ईरानी कप कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, यानी इंडिया की ही टीम्स आपस में खेलती हैं। ओके, और जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर के अंदर खेला गया। अच्छा, अब ये ईरानी कप किसके नाम पे रखा गया? सो ये जाल ईरानी, जो कि BCCI के प्रेसिडेंट और ट्रेजर रह चुके हैं, उनके नाम पे इसको नाम दिया गया था। तो ये हो गया क्रिकेट। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूला रेसिंग के ऊपर। सो फॉर्मूला रेसिंग का सीज़न स्टार्ट हुआ बहरीन से, बहरीन ग्रैंड प्री से। सो रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता बहरीन ग्रैंड प्री। हाँ, सो बाहर रेन है, व्हाटएवर बस सीधे याद कर लोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको अधिकतर नाम मैक्स वर्स्टैपेन हो सकता है इस सीज़न में भी देखने को मिले, जैसा पिछले सीज़न में मिला था। तो मैक्स वर्स्टैपेन अभी सीधे सीधे करते चलो, जो कोई और नेम आ रहे हैं वहाँ थोड़ा सा टेक्निक एसोसिएशन बता देती हूँ। सर्जियो पेरेज वन सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री। ओके, सो सऊदी अरेबियन एंड सर्जियो पेरेज, ऐसे थोड़ा एसोसिएशन छोटा सा बन जाएगा, काम चल जाएगा हमारा। मध्य प्रदेश विमेंस टीम विंस मेडन नेशनल हॉकी टाइटल 2023। अब हम आ जाते हैं हॉकी पे। ओके, और नेशनल हॉकी टाइटल के अंदर अपनी पहली जीत, मेडन यानी पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है विमेंस मेडन हॉकी नेशनल का टाइटल। और इन्होंने किसको हराया? महाराष्ट्र को हराया। कहाँ हुआ ये? काकीनाड़, आंध्र प्रदेश के अंदर ये खेला गया। ठीक है जी, ओके जी। चलिए, मेंस एंड वुमेन्स हॉकी टीम्स गोलकीपर्स
मेंस और विमेंस हॉकी टीम के गोलकीपर्स। मेंस विमेन टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश, ओके, PR श्रीजेश, और विमेंस हॉकी टीम की कैप्टन सविता। इनको मिला है स्पोर्ट्स स्टार एसेस 2023 अवार्ड। ठीक है जी, उसके आगे भी देख लेते हैं। सो PR श्रीजेश को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है टीम स्पोर्ट्स में, सविता को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है टीम स्पोर्ट्स में। उसके अलावा ओडिशा को बेस्ट स्टेट मिला है स्टेट स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए। वैसे भी जाना जाता है, ओडिशा में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, प्रमोट होते रहते हैं। एंड देन श्याम थापा जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट फुटबॉलर्स की तरह जाने जाते हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सो ये थे एस 2023 स्पोर्ट्स स्टार के अवार्ड्स। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफाइड बिरसा मुंडा एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? ओडिशा के अंदर है, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम। सिटिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी? 20,000 और 11 लोग, इतनी सीट हैं जो कि लोग बैठ सकते हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, गिनीज बुक के अंदर शुमार हो चुका है। अब ये ना कुछ हॉकी कप से रिलेटेड ट्रिविया है, यानी कि हॉकी से जुड़े हुए कौन कौन से कप्स एंड ट्रॉफीज़ हैं। एग्जाम में स्टैटिक के अंदर आ जाता है ये चीज़। सो आगा खान का बेटन कप, आप सारे नाम पढ़ सकते हो, दिया हुआ है एक ही जगह पे। लियोनेल मेसी विंस, शक्ल देख लीजिए, सब जानते हैं वैसे इनको। लियोनेल मेसी विंस बेस्ट मेंस प्लेयर 2022 एट फीफा अवार्ड्स। फीफा अवार्ड्स हुए जिसके अंदर मेंस में बेस्ट खिलाड़ी लियोनेल मेसी को अनाउंस किया गया, और फीमेल में हु इज शी इज़ एलेक्सिया पुतेया। इसको पुतेला नहीं बोलते हैं, पुतेया। सो पुतेया स्पेन की हैं और लगातार दूसरी बार इनको विमेंस प्लेयर, बेस्ट विमेंस प्लेयर का खिताब मिला है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे सो बेस्ट मेंस कोच हैं लियोनेल स्कैलोनी अर्जेंटीना के, एंड बेस्ट विमेंस कोच सेरेना विलियम्स। कर्नाटका वन संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 years बाय डिफीटिंग मेघालय। संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हुई है? फुटबॉल से जुड़ी हुई है, डोमेस्टिक है, इंडिया की है। सो कर्नाटका ने जीती है कई सालों बाद। किसको हरा है? मेघालय को हराया है। पहले जब जीती थी कर्नाटका ने ये ट्रॉफी, तो प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर की तरह जीती थी, ठीक है। और अब 54 years के बाद एज कर्नाटका इन्होंने जीता है ओवर मेघालय। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है ये हमारी। कहाँ हुआ? फिनाले जो था, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स जो था, वो रियाद सऊदी अरेबिया में खेला गया। हाँ, इंडिया के अंदर नहीं रखा गया, सऊदी अरेबिया में ये रखा गया, और वहाँ पे खेला गया किंग फाहद इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर। मोस्ट सक्सेसफुल टीम संतोष ट्रॉफी की रह चुकी है वेस्ट बंगाल। कौन सी रह चुकी है? वेस्ट बंगाल। 32 टाइटल्स उनके पास आ रखे हैं। संतोष में रही है, कोई जल्दी नहीं है, बहुत सारे टाइटल जीतेंगे हम। संतोष ट्रॉफी को 1941 में बनाया गया था और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑर्गेनाइज करवाती है। India to host 2023 SAFF Championship in Bengaluru. What is this SAFF? South Asian Football Federation. South Asian Football Federation की जो 2023 की चैम्पियनशिप है वो इंडिया होस्ट करेगा। कहाँ करेगा? बेंगलुरु के अंदर करने वाला है, और ये जून जुलाई के अंदर होने वाली है। और लास्ट टाइम हमने 2015 में इसको होस्ट किया था, ये चौथी बार है जो हम इसको होस्ट करने वाले हैं। अगर हम बात करें SAFF चैम्पियनशिप की, तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम भी इंडिया ही रही है इसके अंदर। टोटल हम 8 बार जीते हैं आउट ऑफ 12 टाइम्स दैट द टूर्नामेंट हैज़ हैपेंड। रोहन बोपन्ना, ये आपसे जो क्वेश्चन किया था मैंने स्टार्टिंग में, उनमें से एक है। रोहन बोपन्ना बिकम्स द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ATP जो है वो मेंस का जो भी टेनिस का टूर होता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके मैचेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें रोहन बोपन्ना ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बन गए जिन्होंने ATP मास्टर्स 1000 टाइटल जीता है। ये 43 ईयर्स के होकर के इन्होंने टाइटल जीता है, हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट। और इससे पहले डैनियल नेस्टर इस ओल्डेस्ट एज ग्रुप में रहे थे, ही वॉज 42 व्हेन ही वन। विच प्लेयर वन टाइटल ऑफ कतर ओपन टेनिस 2023? कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर इज डैनियल मेडवेडेव ने, डैनियल मेडवेडेव। सो कट मुझे कट लग गया, मुझे मेडिसिन दे दो, मेड दे। सो कतर मेडवेडेव, छोटा सा हिंट है, काम कर सकते हैं आपके लिए। ये रशिया को बिलोंग करते हैं, इन्होंने एंडे मुरे को हराया इसके अंदर। और इसी में कतर ओपन 2023 के अंदर रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन ने भी डबल्स टाइटल जीता। ओके, सो रोहन बोपन्ना की 2 जीत हो गई, एक तो ATP 1000 वाला हो गया, और एक ये कतर ओपन टेनिस में डबल्स हो गया। दोनों में सेम पार्टनर थे एब्डेन।
Carlos Alcaraz wins Indian Wells 2023 to reclaim world number 1 spot. सो वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी, यंगेस्ट प्लेयर टू बिकम नंबर 1 इन प्रोफेशनल टेनिस, वो हैं कार्लोस अल्कराज, और इंडियन वेल्स 2023 इन्होंने जीता और वापस से अपनी वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं। स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं, कंट्री का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। इन्होंने हराया रशिया के डैनियल मेडवेडेव को। दैट इज इट। नो चलो आगे। IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई 2023। इंडिया ने ही होस्ट की थी, ओके। और कहाँ हुई? KD जाधव हॉल, IG स्टेडियम, न्यू दिल्ली के अंदर। हमने टोटल 4 गोल्ड जीते। कितने गोल्ड जीते? 4 गोल्ड मेडल्स जीते, 48, 50, 75 और 81 वेट कैटेगरीज के अंदर। नीतू घांगस, स्वीटी बुरा, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, ये चारों ने अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर गोल्ड जीता इन IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। ठीक है, चलते हैं आगे। हु वन विमेन सिंगल टाइटल इन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, राइट, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? सो आंसर इज अनुपमा उपाध्याय। टीवी पे ना एक बहुत पॉपुलर सीरियल आता है, मतलब एटलीस्ट हाउसवाइफ्स में बोलें या फिर मम्मी लोगों की कैटेगरी जो है, जो सीरियल्स देखते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत पॉपुलर है, दैट इज़ अनुपमा। तो अगर आप इनको नहीं जानते हैं फॉर एनी रीजंस, फॉर विच एवर रीजंस, तो आप अनुपमा सीरियल की जो मेन लीड हैं उनको देख सकते हैं कि उन्होंने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। किसी भी अनुपमा को जानते हैं, उनका पिक्चर याद कर लीजिए। सो आपकी जो ऑलरेडी क्रिएटेड मेमोरी है वो आपको हेल्प कर देगी। अगर हम बात करें मेंस सिंगल टाइटल की, तो वो जीता है मिथुन दा। हाँ, मिथुन दा से आप याद रख सकते हैं, मिथुन मंजुनाथ, मिथुन मंजुनाथ। ठीक है, चलते हैं। कहाँ हुआ वैसे? ये पुणे के अंदर हुआ। इंडियन डुओ ऑफ सात्विक एंड चिराग विन स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल 2023। जो एक जोड़ी है ना सात्विक और चिराग की, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मिलकर के स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल अपने नाम कर लिया है। कहाँ खेला गया? बेजिल, स्विट्जरलैंड के अंदर खेला गया। कौन सी टीम को हराया फिनाले के अंदर? चाइना को हराया है, ओके। उसके अलावा अगर हम देखें सिंगल्स, ये तो इन्होंने टीम इवेंट जीत लिया। सिंगल्स में मेन सिंगल जीता है जापान ने, विमेन सिंगल जीता है थाईलैंड ने। सायंतन दास बिकम्स इंडियाज 81st ग्रैंड मास्टर। सो चेस की दुनिया में एक और ग्रैंड मास्टर ऐड हो गए, टोटल नंबर ऑफ ग्रैंड मास्टर्स फ्रॉम इंडिया बन गए 81। सो ये जो सायंतन दास हैं 11th प्लेयर हैं जो कि वेस्ट बंगाल से ग्रैंड मास्टर निकल के आए हैं, ओके। चलो यहाँ पे कोशिश करो मुझे बताने की, कौन सा स्टेट है जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड मास्टर्स बने हैं इन इंडिया? ठीक है, चलो। पंकज अडवाणी वन एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल। जब हम बिलियर्ड्स की बात करते हैं तो पंकज अडवाणी का नाम सीधे सीधे आ जाता है, तो पंकज अडवाणी ने एक और खिताब अपने नाम किया है। कौन सा? एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल। ये हुआ दोहा कतर के अंदर। किसको हराया? ब्रिजेश दामानी को हराया, ये भी इंडिया से ही है। अगर हम बात करें विमेन सेक्शन की, तो चाइना ने थाईलैंड के ऊपर जीत हासिल की। इंडिया विंस बोथ मेंस एंड विमेंस एशियन खो खो चैंपियनशिप टाइटल 2023। एशियन खो खो चैंपियनशिप जो है वो इंडिया ने जीती है। किसको हराया है? नेपाल को हराया है। कहाँ हुई ये? असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेली गई। टोटल 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया जीता, नेपाल रनर अप रहा। ISSF शूटिंग चैंपियनशिप या शूटिंग वर्ल्ड कप भोपाल के अंदर हुआ। ISSF सो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जो है वो, उसका राइफल और पिस्टल इवेंट, कौन सा इवेंट? राइफल एंड पिस्टल इवेंट कंडक्ट किया गया भोपाल में। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के अंदर इसको होस्ट किया गया है और नई दिल्ली में न रख के किसी और सिटी के अंदर रखा गया है, वरना हमेशा न्यू दिल्ली में होता था अगर इंडिया में होता था। सो फर्स्ट एवर टू बी हेल्ड इन इंडिया आउटसाइड द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। हमने टोटल 7 मेडल्स हासिल किए इस ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर। 1 गोल्ड था जिसके अंदर, बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज थे। और जो 1 गोल्ड है वो सरबजीत सिंह ने क्लेम किया। कौन सी कैटेगरी में? मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। सरबजीत सिंह सिंगल गोल्ड इन दिस चैंपियनशिप। चाइना ने टॉप किया है मेडल टैली 12 मेडल्स के साथ। हमारे पास कितने रहे? 7 मेडल्स रहे। एंड अब जो अगला होगा वो पेरू लिमा के अंदर खेला जाना है, ओके। सो स्पोर्ट्स कैटेगरी हो जाती है ख़त्म। अब हम आते हैं हमारी फाइनल कैटेगरी की तरफ, विच इज़ दी इंटरनेशनल न्यूज़ कैटेगरी। सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे इंटरनेशनल, और उसके बाद बाकी न्यूज़ जो भी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सो सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स में बोला तिनुबू इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया तो
जो बाल काटता है। नाई बोला, तेनू की है मैं कितने भी काटूँ ठीक है, आपके बाल कितने भी काटूँ, तेनू बोला से भी हो जाएगा, नाई बोला। सो बोला तिनुबू बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा एंड नाइजीरियन नायरा इज द करेंसी। फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट Dilma Rousseff elected as new president of NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, जो कि ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसकी नई प्रेसिडेंट को के तौर पे किसे इलेक्ट किया गया है? डिल्मा रोसेफ को, जो कि पहले ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। समझ में आ गई न्यूज़? सो आप कैसे याद रखेंगे? न्यू डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट हो ऐसा सबके दिल में होता ही है ना, हमारे कंट्री में भी डेवलपमेंट हो, हमारे यहाँ भी और बैंक्स खुले और फाइनेंशियल लोन मिल जाए, डेवलपमेंट हो जाए, सबके दिल में होता है। तो दिल्मा रोसेफ, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और 5 ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उनका बैंक है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो उन्हीं को लोन्स एंड ऑल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स फर्स्ट एम्बेसडर फॉर करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर जो है उसके लिए पहली बार प्रधानमंत्री जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक एम्बेसडर को अपॉइंट किया है। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? शहबाज शरीफ। और उन्होंने कौन से एम्बेसडर को अपॉइंट किया है? सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, ही इज़ नाउ द एम्बेसडर, फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर क्या करता है? 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है गुरुद्वारों को। एक है गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान साइड में, और इंडिया साइड में डेरा बाबा नानक श्राइन पंजाब के अंदर है। तो इनको कनेक्ट करने वाला एक कॉरिडोर है, और जिनको भी जाना है, दर्शन करने हैं, मत्था टेकना है, वो जा सकते हैं, ऑफ कोर्स विद परमिट एंड एवरीथिंग। वो वान थुओंग इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। वो वान थुओंग क्या बने हैं? नए प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के? वियतनाम के। तो देखो, वेट, नाम में ही वो वान वियतनाम मिलता जुलता ही है ना, सेम सा साउंड रहा है। वो वान वियतनाम कर लीजिए, हो जाना है। वियतनाम कहाँ है? ये इंडिया वाला एरिया आ गया, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये रहा ये वियतनाम। शेख अहमद नवाफ अल सबा रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। तो ये क्राउन प्रिंस है कुवैत के, है ना, राजकुमार है, और वापस से इनको राजकुमार बोलना, राजा बोलना बेटर था, चलो क्राउन प्रिंस है, और इनको वापस से रीअपॉइंट कर लिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत के तौर पे, राइट। सो नवाफ अल सबा, शेख अहमद नवाफ अल सबा। सबा से आप सुबह ले सकते हैं, है ना, मॉर्निंग जो होती है। तो क्यों वेट करना भाई सुबह होने का, क्यों वेट करना? जो काम करना है रात में ही अपनी पढ़ाई वढ़ाई करनी करके रख लो, ठीक है। सो क्यों वेट, कुवैत सुबह, सबा अल सबा, छोटा सा हिंट हो जाएगा, कभी कन्फ्यूजन हो तो काम कर सकता है। रामचंद्र पौडेल इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं ना, उनमें जो भी कोई नया अपॉइंटमेंट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो विद्या देवी भंडारी जो हैं, उनका टेन्योर हो गया है ख़त्म, और नए प्रेसिडेंट हो गए हैं इलेक्ट, रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र कह गए सिया से, तो बस ऐसे ही याद हो जाएंगे, आसपास हैं दोनों देश, है ना, पौडेल। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अब देखिए किसी अरब कंट्री के ही होंगे, ये कहाँ के हैं? ये कतर के हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, तो हमने ठान ली है कि हमारे रास्ते में जो भी आएगा, हम उस मुसीबत या जो भी मुसीबत आएगी हम उसको कट करते चलेंगे। सो ऐसे कर सकते हैं, कटर के लिए आप कट ले लीजिए, और हमने है ठानी कि हम सारी मुसीबत कट करेंगे। सो अल थानी न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। नाउ 19th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग। 19th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई। बिम्स्टेक इज़ बेसिकली 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनका ग्रुप है, और उनकी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। 19th एडिशन ये रहा। कहाँ होस्ट हुई, किसने होस्ट की? तो होस्ट तो थाईलैंड चेयर था, लेकिन वर्चुअली उन्होंने बैंकॉक से होस्ट की है, ठीक है। और इसके अंदर एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट को अप्रूवल मिला है कि बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट जो है वो इंडिया के अंदर खोला जाना है। देन बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। एक ऑर्गेनाइजेशन है 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, लाइक आई टोल्ड यू 1977 में बनी थी, हेडक्वार्टर्ड है ढाका बांग्लादेश में। जैसे ब्रिक्स 5 देशों का है, बिम्स्टेक 7 देशों का है। जापान, यूएस, साउथ कोरिया, ताइवान, ये 4 देश हैं। ध्यान से देखो इन 4 देशों को, गौर से देखिए इन देशों को। जापान, यूएस, मैप पे देख सकते हो, जापान, यूएस, साउथ कोरिया, ताइवान। सो इन 4 देशों ने चिप 4 टॉक्स किए सप्लाई चेन से रिलेटेड। कौन सी चिप?
माइक्रो प्रोसेसर्स जो है ना, नॉट माइक्रो प्रोसेसर सॉरी, सेमीकंडक्टर्स जो हैं, जो पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर्स आते हैं ना, वो मेजरली इन 4 देशों में ही बनाए जाते हैं। सो चिप 4 सेमीकंडक्टर अलायंस भी इसको कहा जा रहा है, चिप 4 या फैब 4 अलायंस भी कहा जा रहा है। ये 4 टॉप प्रोड्यूसर्स हैं सेमीकंडक्टर्स के, यूएस, कोरिया, जापान एंड ताइवान, राइट। और मोर देन 70% जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ना, वो यही चला रहे हैं। और इस पूरी जो टॉक थी, इसके पीछे का रीज़न ये था कि हम सिक्योरिटी और एनहांस कर सकें, और हमारा जो अभी तक रिलायंस है ना, किसी भी तरह से अगर चिप चाइना के ऊपर अगर रिलायंस है चिप्स को लेकर के, उसको बिल्कुल हटाया जा सके और पूरा का पूरा इस मार्केट को, इस सेक्टर को हम ही मैनेज कर सकें, ठीक है। Then the Windsor framework, the deal between UK and EU. Windsor framework हमको समझने की ज़रूरत है, जल्दी से समझ लेते हैं। विंडसर फ्रेमवर्क जो है वो रिप्लेस करेगा नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को। अब ये एक और चीज़ आ गई, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है। सो विंडसर फ्रेमवर्क समझें उससे पहले हमें नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल समझने की ज़रूरत है। और उससे पहले समझने की ज़रूरत है पूरा मैप है क्या, ये आपको दिख रहा होगा, यूके और आयरलैंड है। तो ये जो आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इस सबको कहते हैं ब्रिटिश आइल्स। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश ISLES, ब्रिटिश आइल्स, ओके। अब इसके अंदर ये आयरलैंड वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा जो भी कुछ बचता है, यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब मिला के बनते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ब्रिटेन किसे कहते हैं? ब्रिटेन कहते हैं या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स को मिला के, यानी ये वाला जो हिस्सा है ना मेन, ये तो हो गया आपका ग्रेट ब्रिटेन। जब इसके अंदर आप नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ दोगे तो यूके बन जाएगा, उसके अंदर जब आप आयरलैंड जोड़ दोगे तो ब्रिटिश आइल्स बन जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो चलो अभी वापस आ जाओ, किस पे आ जाओ वापस? आप आ जाओ यूके पे, यानी कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। यूके ने जब डिसाइड किया कि भाई हम यूरोपियन यूनियन छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं? यूरोपियन यूनियन। ब्रेक्सिट था ना, ब्रेक्सिट, ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया है। सो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया यूके। जैसे ही वो बाहर आ गया, अब दिक्कत आ गई इस आयरलैंड की, क्योंकि आयरलैंड अभी भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूके, है ना। तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो अब बात आई कि भाई अगर यहाँ से गुड्स भेजने हैं यूरोपियन यूनियन में तो चेक पोस्ट लगाइए। तो आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड ने बोला कि ठीक है, यहाँ पे हम चेक पोस्ट लगाएंगे। लेकिन ये दोनों देशों के बीच में वैसे ही बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, राइट। तो और बॉर्डर पे कोई बड़ी मुसीबत खड़ी ना हो जाए, तो फिर ब्रिटेन ने बोला कि ठीक है, ये जो चेक है ना, ये हम नॉर्दर्न मतलब ब्रिटेन साइड पे लगेगा, ब्रिटेन और नॉर्दर्न आइलैंड पे हम चेक लगा देते हैं, ठीक है। आप अपने बीच में मत लगाओ, हम यहाँ लगा लेते हैं, चेक पोस्ट बन जाएगी, जो भी सामान जाएगा उसकी चेकिंग वगैरह हो जाएगी। तो ये रहा नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? फटाफट से अब इसको देख लेते हैं, फिर आगे की कहानी करेंगे डिस्कस। चलिए, सो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है? आफ्टर यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन, नॉर्दर्न आयरलैंड अकेला रह गया, जिसको कि लैंड बॉर्डर शेयर करना पड़ रहा था ईयू मेंबर के साथ। और वो ईयू मेंबर क्या है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसे आयरलैंड भी अपन बोलते हैं। तो बॉर्डर चेक्स को ज़रूरी बनाया गया कि जो भी गुड्स मूव कर रहे हैं नॉर्दर्न आयरलैंड से आयरलैंड में, वहाँ पे चेक लगने चाहिए। लेकिन इन दोनों आयरलैंड के बीच में थी बहुत ज़्यादा दिक्कत, खींचतान, क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है कॉन्फ्लिक्ट की। तो इसलिए 1998 के अंदर ही उन्होंने अपना एक पीस सेटअप किया था, जिसको कि हम बेलफास्ट अग्रीमेंट या गुड फ्राइडे अग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब इसलिए कंसिडर किया गया कि डेंजरस रहेगा इनके बीच में कोई और सेटिंग करना। तो ग्रेट ब्रिटेन ने बोला कि हमारे और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में ये चेक्स लगा दीजिए, जो भी आपको गुड्स चेक करने हैं, और इसको नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल कहा गया। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? अब वापस पीछे आ जाओ। अब बात की जा रही है कि नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल किससे रिप्लेस होगा? विंडसर फ्रेमवर्क से रिप्लेस होगा। अब ये विंडसर फ्रेमवर्क क्या है? विंडसर फ्रेमवर्क ये बोलता है कि भाई हर गुड के लिए क्यों चेक पॉइंट लगा रहे हो? हमें सारे सामान तो भेजने नहीं है ना यूरोपियन यूनियन तक। जो सामान हम सिर्फ ब्रिटेन से हमारे नॉर्दर्न आयरलैंड में भेज रहे हैं, उसको तो बिना चेक के जाने, तो ये तो हमारी ही टेरिटरी है, ओके। तो इसको हम दे देते हैं ग्रीन लेन का नाम, कि ग्रीन लेन से वो गुड्स जाएंगे जो सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड तक के लिए मेंट है, और इन पे बहुत ज़्यादा हमें चेकिंग वेकिंग लगाने की और सारा लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारा एक स्मूथ प्रोसेस बना लेंगे। दूसरी, आप एक रेड लेन बना लीजिए, जो उन सामानों की है जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड से होते हुए
आयरलैंड में जा रहे हैं यानी यूरोपियन यूनियन में जा रहे हैं, और यहाँ पे आप अपने प्रॉपर चेक्स और जो भी कुछ लगाने वो लगाइए, तो बहुत सारा काम तो स्मूथ हो जाएगा। और इसको कहा गया विंडसर फ्रेमवर्क। ये बात समझ में आ गई। अब इसको देख लेते हैं फटाफट से। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बस समझने की दिक्कत होती है ना। समझ में आ गई तो प्रॉब्लम सॉल्व। सो विंडसर फ्रेमवर्क जो है वो 2 क्रूशियल एस्पेक्ट्स को डील करता है। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन लेन एंड रेड लेन सिस्टम फॉर गुड्स। सो ग्रीन लेन जो कि स्टे करेंगे नॉर्दर्न आयरलैंड में, रेड जो कि आगे जाने हैं। दूसरा, भाई अब इससे होगा क्या, नॉर्दर्न आयरलैंड लॉ मेकर्स और जो लंदन है यानी जो इंग्लैंड वाला हिस्सा है, उनके पास एक वीटो आ जाएगी यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन को लेकर के, कि कभी अगर आपने रेगुलेशन लगाया तो हमारे पास वीटो है, हम उसके ऊपर से डिसीजन ले सकते हैं। सो अगर कोई रीजनल एडवर्सिटी आ जाती है, राइट। तो बस यही है मेन, तो ग्रीन लेन रेड लेन का कॉन्सेप्ट हो रही है कि वीटो कंडीशन आ जाएगी। US links first high seas treaty in bid to protect ocean bodies of the world। UK ने इंक की है यानी साइन की है हाई सीज ट्रीटी। इस ट्रीटी का नाम क्या है, हाई सीज। हाई सी क्या होती है अभी हम देखेंगे, पहले बात कर चुके हैं ऑल्दो इस पे वापस देखेंगे। टू प्रोटेक्ट ओशन बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड। हाई सीज वो हिस्सा होता है ओशन का जो किसी भी कंट्री की टेरिटरी में नहीं आ रहा, उनके वाटर्स में नहीं आ रहा, ये ओपन है सभी के लिए, सभी वहाँ पे जाके फिशिंग कर सकते हैं, सभी वहाँ जाके माइनिंग कर सकते हैं करना चाहें तो, दिस इज़ ओपन टू ऑल। लेकिन उसके लिए अब UN ने, यूनाइटेड नेशंस ने एक अग्रीमेंट बना दिया है, या फिर हम ट्रीटी बोलेंगे, नॉट अग्रीमेंट, सभी के साथ एक ट्रीटी बना लिए UN मेंबर्स के साथ में कि भाई इस वाटर को हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब क्या है कहानी पूरी समझते हैं। सो टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स ओशंस लोकेटेड आउटसाइड नेशनल बाउंड्रीज। अब पहले तो सबसे पहले मैप पे समझ लो ताकि आपको सारी कहानी समझ में आए। अब देखिए, ये हमारी बेस लाइन है ना, जहाँ से पानी की कहानी चालू हो रही है, शोर वाला हिस्सा समझ लीजिए, कोस्ट लाइन समझ लीजिए। तो इस बेस लाइन से ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का पानी होता है ना, टेरिटोरियल सी में आता है। जैसे मान लीजिए अगर ये इंडिया है तो ये इंडिया के टेरिटोरियल वाटर हो गए, ये तो हवा है, इतने टेरिटोरियल वाटर हो गए। ठीक है, उसके बाद ये बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यानी यहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये कैरी आउट कर सकता है, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, ड्रिलिंग हो गई, व्हाटसएवर। ठीक है, उसके आगे का ये जो भी पानी होगा, है ना, ये कहाँ तक की आ रही है, ये यहाँ तक नहीं आ रही है, ये यहाँ तक आ रही है ना, ये यहाँ तक है EEZ। और इसके आगे का ये जो पानी है ना, ये किसी का भी नहीं है भाई, है ना, किसी का भी नहीं है, ये सबका है। तो ये जो हाई सीज है ना, इसको अभी तक प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जा रहा था, और उसके लिए अब UN ने इंक किया है ये ट्रीटी। अब समझ में आया, अब आगे पढ़ लीजिए, चलिए। सो लास्ट इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो ओशन के कंजर्वेशन के लिए यूनाइटेड नेशंस ने किया था ना, वो 40 साल पहले किया था, 1982 में। उसके बाद अब आया है ये, क्यों आया है, एनवायरनमेंट एंड ओशन और वहाँ के जो भी जीव जंतु हैं और वहाँ का इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिहाज से किया जा रहा है। मरीन लाइफ को मैनेज किया जाएगा हाई सीज के अंदर, क्योंकि 30% ऑफ वर्ल्ड्स ओशन प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आ जाएंगे इस ट्रीटी के बाद, जो कि अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है। वहाँ पे ओवरफिशिंग भी होती है और वहाँ का इकोसिस्टम भी ख़राब हो रहा है, जो स्पीशीज़ हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, तो इसलिए प्रोटेक्ट किया जाएगा। न्यू रूल्स ओशन माइनिंग के लिए भी लगाए जाएंगे। उसके अलावा पोटेंशियल इम्पैक्ट डीप सी माइनिंग का कम होगा, रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे फिशिंग पे, जो आप हाई सी में कितनी पकड़ सकते हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें आ जाने वाली हैं। ये हमने समझ ही लिया हाई सीज़ क्या है। हाई सीज क्या है, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज जो कि बाउंड्रीज ऑफ नेशन को क्रॉस कर देती हैं, जहां ऑल कंट्रीज हैव द राइट टू फिश, सेल एंड कंडक्ट रिसर्च। लेकिन इसका 1% वाटर ही अभी तक प्रोटेक्टेड था, बहुत थोड़ा सा था वाटर, है ना, अब उसको कर लिया। और अप्रॉक्सीमेटली 10% मरीन स्पीशीज़ यहाँ पे रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, तो इसको अब जब कंजर्व किया जाएगा, इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाए जाएंगे तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्लाइमेट चेंज के चलते भी बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन चल रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट, इंडोनेशियाज माउंट मेरापी। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी वोल्केनो इरप्ट्स कवरिंग विलेजेस इन ऐश। क्वेश्चन आ सकता है माउंट मेरापी कहाँ है। सो इंडोनेशिया, जावा के अंदर है, और वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज ऑफ इंडोनेशिया ये है। इंडोनेशिया अगर आप जानते होंगे तो रिंग ऑफ फायर पे बना हुआ है। ये ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आकर के मिली हैं और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहती हैं। जो अमेरिकाज़ है ना, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उनका जो वेस्टर्न साइड है वो भी रिंग ऑफ फायर पे है। तो ये तो अपना ये इंडोनेशिया वाला बेल्ट हो गया, यहाँ पे ये अमेरिकाज़ आ जाते हैं।
सो ये पूरी रिंग ऑफ फायर कहलाती है। और उसी पे यहाँ पे है ये माउंट मीरापी, जिसमें कि बूम वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। सो इंडोनेशिया में अराउंड 130 एक्टिव वॉल्केनोज हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे, जिसमें माउंट मीरापी मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। और इसको मिस्टर मॉरिस ने 1754 के अंदर डिस्कवर किया था, और इसको माउंटेन ऑफ फायर की तरह कहा जाता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का है। देन ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स, अगली न्यूज़ आ गई। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा देश है जो ये चला रहा है या क्यों चला रहा है, सो ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स ब्रिटिश लेड मल्टीनेशनल मिलिट्री ऑपरेशन है, यानी ब्रिटिश इसको लीड कर रहा है, यूके इसको लीड कर रहा है। क्यों? ट्रेन और सपोर्ट करना आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन को, यूक्रेन के जितने भी आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं ना उनको ट्रेन करने के लिए यूके ये ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स चला रहा है। और ये एक्सटेंशन है एक ऑपरेशन का जो पहले चलाया गया था, ऑपरेशन ऑर्बिटल। ऑपरेशन ऑर्बिटल भी यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए 2015 में 2015 में यूके ने चलाया था। अब उसी को ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के नाम से आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। देन साइक्लोन फ्रेडी, जो मैंने क्वेश्चन आपसे किक स्टार्ट क्वेश्चन में पूछा था। सो साइक्लोन फ्रेडी ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने कहाँ हिट किया है? सदर्न अफ्रीका। सो बेसिकली कौन से कॉन्टिनेंट की ईस्ट कोस्ट पे हिट किया है, या सदर्न साउथ ईस्ट कोस्ट पे हम बोले तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो इसने हिट किया है साउथ अफ्रीका, और ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ? ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है ना, उससे थोड़ा दूर वहाँ पे स्टार्ट हुआ और पूरा ओशन क्रॉस करते हुए और फिर इसने साउथ अफ्रीका को हिट किया है। मालावी, मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर, यहाँ पे इसने बहुत तबाही मचाई है, राइट। एंड हाँ, इसने मोर देन 8000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो तय करके यहाँ पे आया है। और इसकी जो खास बात है, यहाँ पे देखिए, यहाँ बेटर दिखेगा, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड ये पूरी डेट लाइन बता रखी है कब से कब तक यहाँ पहुँचा है। एंड देन इट हैज़ हिट हियर मालावी, मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर, ये वाले रीजन को काफ़ी इम्पैक्ट किया है। ऑल टाइम अक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी, जिसे ACE कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑल टाइम अक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी, यानी वो कितनी एनर्जी इकट्ठी करके लेकर के आ रहा है और उतनी एनर्जी से वो इम्पैक्ट करेगा। सो साइक्लोन में कितनी स्ट्रेंथ है स्टॉर्म में, तो इसका जो ACE है वो रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ACE इसका रहा सदर्न हेमिस्फेयर के साइक्लोन्स में से। ठीक है, सो इट वॉज अ वेरी पावरफुल स्टॉर्म। और इसको जो एनर्जी मिली वो वार्म ओशन करंट्स जो हैं उन सबसे मिली है। दैट इज़ हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड। भूटान्स ग्रेजुएशन फ्रॉम UN लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। पिछले वीडियो में मैंने आपको जाते जाते साइनिंग ऑफ क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में UN की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से ग्रेजुएशन कर ली है, यानी बाहर आ गया। द आंसर इज भूटान, राइट। सो जो यूनाइटेड नेशन का लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का समिट है वो दोहा कतर के अंदर हुआ, और वहाँ पे बताया गया कि भाई जो भूटान है उसने 3 बार पूरे क्राइटेरिया मीट कर लिए हैं LDC से बाहर आने के, वो ग्रेजुएट हो गया है और 7th कंट्री बन गया है इस लिस्ट में से ग्रेजुएट होकर के बाहर आने के। इट इज़ नो मोर अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, ओके। और भूटान LDC में आया था 1971 में, लेकिन डेकेड्स में इसने काफ़ी प्रोग्रेस दिखाया है। एंड अगर हम बात करें LDC वाली पूरी लिस्ट की, यानी लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ वाली लिस्ट की, तो 1960s में यूनाइटेड नेशन ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि जितने भी वल्नरेबल और जिनको हेल्प की सपोर्ट की ज़रूरत है उन कंट्रीज़ का हम ग्रुप बनाए ताकि उनको डेवलपमेंट वगैरह में हेल्प की जा सके। और 1971 में UN ने ऑफिशियली इस्टेब्लिश की थी कैटेगरी LDCs की। और करंटली 46 कंट्रीज़ हैं अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन, पैसिफिक और ये सारे रीजन में जो कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ का हिस्सा हैं। कितनी? 46। और उसमें से अगर हम लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की बात करें ना, तो अबाउट 40% वर्ल्ड के जो पुअर हैं, गरीब हैं, वो LDC कंट्रीज़ में ही लाई करते हैं। देन करीब 13% आबादी पूरे वर्ल्ड की यहाँ लाई करती है, लेकिन इनका अगर ग्लोबल GDP देखा जाए तो वो सिर्फ 1.3% ही है, और लेस देन 1% ही यहाँ से ट्रेड और FDI वगैरह कंडक्ट होता है। अगर हम हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल और बांग्लादेश LDC लिस्ट के अंदर लाई करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, ओके। ये मैप है जहाँ पे आप देख सकते हो LDCs की पोजीशनिंग। ये भूटान था और अब ये इससे बाहर आ गया है, गॉट इट। चलिए, अफगानिस्तान भी है। नेक्स्ट इज इजिप्ट ऑफिशियली बिकम्स मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो मैंने आपको बताया था ब्रिक्स जो 5 देश हैं उनका बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी हमने अपॉइंटमेंट भी देखा था, और उसी के अंदर ऑफिशियली अब इजिप्ट भी इस NDB का मेंबर बन गया है,
राइट। एनडीबी के बारे में हमने देख लेते हैं कि जुलाई 2014 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया। 6th ब्रिक्स समिट के दौरान इसका एस्टैब्लिशमेंट रखा गया। हेडक्वार्टर शंघाई चाइना के अंदर है। ऑकस मीटिंग 2023 यूके यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन 3 देशों का ये एक ग्रुप है जिनका मेन एम है कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है वहाँ पे अपना थोड़ा दबदबा बनाया जाए। ऑस्ट्रेलिया को ये और स्ट्रॉन्ग करेंगे न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह प्रोवाइड करके। सो यूएस बेसिकली हेल्प कर रहा है यूके को एंड मेनली ऑस्ट्रेलिया को और पावरफुल बनाने में, ताकि जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ से चाइना का दबदबा बिल्कुल हटाया जा सके। सो ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस का अलायंस है ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का। ओके, इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ऑकस, एंड अपना खुद का न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को मिलने ही वाला है। अभी तो असिस्टेंस से मिलेगा यूके की टेक्नोलॉजी और यूएस की टेक्नोलॉजी, और यूके डेवलप करके देगा और बाद में टेक्नोलॉजी इनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ताकि ये खुद से भी बना सकें। सो ये सबमरीन है SSN-AUKUS. Under the defense deal, America and Britain will help Australia deploy nuclear power submarine in Pacific region. और फ्यूचर जनरेशन ऑफ सबमरीन है जो कि बिल्ड की जाएंगी यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, और यूएस का टेक्नोलॉजी और सपोर्ट इनको मिलेगा और फ्यूचर में यूके और ऑस्ट्रेलिया खुद भी इसको बना पाएंगे। अब ये लास्ट स्लाइड है जिसमें हम शॉर्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली शॉर्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू गगनयान मिशन। गगनयान मिशन क्या है? जो ह्यूमंस हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको स्पेस फ्लाइट दी जा सके लोअर अर्थ ऑर्बिट में और उनको वापस भी लाया जा सके। सो बेसिकली एक तरह का स्पेस ट्रैवल है, वो गगनयान मिशन है और उसके लिए 9023 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है। दूसरी जो खबर है वो नासा के ऑसिरिस रेक्स स्पेस एयरक्राफ्ट से जुड़ी हुई है। अगर आपको याद हो तो हमने इसको पढ़ा था कि जो एक एस्टेरॉयड है बेनू, उस पे जा कर के और वहाँ के पत्थर मिट्टी इकट्ठे करने का ये पूरा स्पेसक्राफ्ट था, मिशन था, और अब उसने इकट्ठे कर लिए और 2 साल की वापसी की यात्रा पे वो है और सितंबर 24, 2023 में वो अर्थ पे वापस लौट आएगा। सो अगर पूछ लिया जाए कि नासा का ऑसिरिस रेक्स जो पूरा मिशन था वो किससे रिलेटेड था, एस्टेरॉयड बेनू को जाके टच करना और वहाँ के रॉकी सरफेस से सैंपल्स लेकर के वापस आने का ये मिशन था। ठीक है जी, तो ये हो गई जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ थी हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे बस अच्छा यही लास्ट स्लाइड है, हमारे यूटिलिटी की थी वो हमने डिस्कस कर ली है। और इसी के साथ मंथली करंट अफेयर्स मार्च मंथ के ख़त्म हो जाते हैं और अब जब मंथली करंट अफेयर आएंगे तो अप्रैल के बिगिनिंग में आएंगे। हर महीने की बिगिनिंग में पिछले मंथ के करंट अफेयर को हम डील करते हैं। पीडीएफ की मैंने आपको जानकारी दे दी है, parcham-classes.in से आप ले सकते हो। लास्ट मिनट प्रिपरेशन करनी है, रिविजन करना है, क्विक प्रैक्टिस करनी है तो आप सवाल जो ई बुकलेट है 300 MCQs की उसकी तरफ मूव कर सकते हो। पीडीएफ बैंक है, सीए सब्सक्रिप्शंस हैं जहाँ पे जाकर के आप परचम ऐप से सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। काफ़ी कुछ है ऐप के ऊपर, आप जाके ज़रूर से चेकआउट करें। डेली प्रैक्टिसेस के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। डेली इन्फोटेनमेंट के लिए, पढ़ाई के साथ साथ मज़ेदार इन्फॉर्मेशन भी मिले उसके लिए आप परचम_क्लासेस हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उससे जुड़ सकते हो। मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो रिचा शर्मा 2325 इंस्टाग्राम हैंडल से आप जुड़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। सी यू, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम टुमारो। टेक केयर, बाय।